Hello friends. Today we are going to study class 9th NCERT in text question part 2 of chapter 1. So welcome to e-classmates, your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7. A gas fills completely by vessel in which it is kept. Second one is a gas exerts pressure on the walls of the container. Third one is a wood table should be called a solid, and the last one is and the fourth one is we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो भी हमको यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए हैं, इन कंडीशंस के हमको रीजंस को देने हैं. ठीक है, कि ऐसा होता है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ओके, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं. अ गैस फिल्स कंप्लीटली बाय वेसल इन विच इट इज केप्ट. ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर किसी भी वेसल में हम लोग गैस को फिलअप करते हैं तो वो पूरा गैस जो है वो कंप्लीटली वेसल को भर देता है. ठीक है, मतलब कि जो जितने भी वेसल्स होते हैं, जो भी कंटेनर्स होते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा स्पेस, ठीक है, उस सब में गैसेस फिल होते हैं. जैसे कि अगर हम लोग एक बर्तन की बात करते हैं तो एक बीकर के अंदर अगर आधा वाटर से वो बीकर भरा हुआ है और आधा खाली है तो वो आधा वैकेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलवेज गैसेस प्रेजेंट होते हैं, एयर्स के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो कोई भी जो स्पेसेस होती हैं वो वैकेंट नहीं होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस रीज़न को बताने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं. ठीक है, तो हालांकि हम लोग गैसेस के बारे में और सारे स्टेट्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपने पहले वीडियो में हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया है. तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ब्रीफली समझिए. ठीक है, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करती हैं, जो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो होता है IMS. ठीक है, क्या होता है ये IMS, क्या होता है IMS इज द इंटरमॉलिकुलर स्पेस. क्या होता है IMS, दैट इज इंटरमॉलिकुलर स्पेस. इसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया है अपने फर्स्ट वीडियो में, सो विजिट इट. ओके, तो IMS क्या होता है, गैसेस में काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है इसको हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस भी कहते हैं. तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. ठीक है, और वो हाई होने की वजह से इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब वो पार्टिकल्स मूव करते हैं तब. स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो मूव ज़्यादा करते हैं, वो ज़्यादा मोबाइल इन नेचर होते हैं, उनकी मोबाइलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. दैट्स व्हाई उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है. और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से जो उनकी स्पीड है या फिर जो उनकी वेलोसिटी है, स्पीड या फिर जो हम वेलोसिटी उसको कह सकते हैं, वो दोनों ही क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ये भी इंक्रीज कर जाते हैं. और इसकी वजह से उनमें वाइब्रेशंस काफ़ी तेज होती हैं और वो हर एक पॉइंट को जाकर के रीच करते हैं. इनमें इतने ज़्यादा स्पेसेस होती हैं और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से उनकी स्पीड और वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज कर जाती है. और यही रीज़न है कि वो कोना कोना तक वो चले जाते हैं. उनके जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, वो पूरा का पूरा फुल्ली कंप्लीट कर देते हैं किसी भी वेसल्स को या फिर किसी भी कंटेनर को या फिर किसी भी वैकेंट स्पेस को, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल कर देते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट का जो रीज़न है ये है. ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकेंड वन. अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ठीक है, कि जो गैसेस होते हैं वो किसी भी कंटेनर के वॉल पे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन आपको इसके पीछे का रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो वापस से हम लोग बात करते हैं कि गैसेस के बीच में क्या होती है, उनकी इंटरमॉलिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड द गैस. ठीक है, और इसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है. ठीक है, अब इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उनकी मूवेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो जाकर के सडन हिट करते हैं जो भी कंटेनर का जो भी वॉल होता है. ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो जाके हिट करते हैं. ठीक है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर. ठीक है, और जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि द फोर्स exerted on a unit area is called as pressure. ठीक है, तो इसका मतलब कि जब वो फोर्स अप्लाई करते हैं एक यूनिट एरिया के ऊपर तो वही होता है प्रेशर exerted, यानी कि जो गैसेस होते हैं वो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर exert करते हैं. ठीक है, तो इसका भी रीज़न कहीं ना कहीं यही है. ओके,
नाउ अब हम लोग देखते हैं थर्ड को, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ठीक है, क्या हम लोग एक वुडन टेबल को सॉलिड कह सकते हैं? तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो हम लोग सॉलिड की देखेंगे। ठीक है, तो सॉलिड की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक वुडन टेबल सॉलिड होता है? ठीक है, तो वुडन टेबल के बारे में हम लोग देखते हैं कि वुडन टेबल क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और हम लोगों ने देखी है सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। वो सॉलिड्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं। ठीक है, उनका एक फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है, उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और वो कंप्रेसेबल नहीं होते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने सॉलिड के अंदर पढ़ी है। ठीक है, तो अगर हम एक वुडन टेबल को देखते हैं तो वुडन टेबल कंप्रेसेबल नहीं होते हैं, वो रिजिड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और वो उनकी एक फिक्स्ड शेप एंड साइज होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है, जो IMS होता है, वो इतना ज़्यादा कम होता है, इसलिए वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर स्पेस कम है, और उसकी वजह से उनका जो IMF होता है, यानी कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, वो इतना ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड। और यही रीजन है कि वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं और नॉट कंप्रेसेबल होते हैं। वो उनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस वजह से उनकी फिक्स्ड शेप एंड साइज हो जाती है। ठीक है, अगर वो कंप्रेस होता तो फिर उनकी शेप चेंज होती रहती। ठीक है, और वो नॉट कंप्रेसेबल होते हैं, रिजिड होते हैं, इसकी वजह से उनकी फिक्स्ड शेप एंड साइज होती है, उनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो जाती है। और ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो वुडन टेबल होता है वो एक सॉलिड हो सकता है। ठीक है, नाउ कम्स टू द लास्ट वन। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ठीक है, हम लोग एयर में क्या कर सकते हैं कि बहुत ही ईजिली अपने हैंड को मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी जो वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट नहीं है, यहाँ पे भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस के पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स बेसिकली हर जगह पे ही होते हैं। ठीक है, कोई भी स्पेस वैकेंट नहीं होता है, कोई भी स्पेस खाली नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत आसानी से एयर में अपने हाथ को मूव कर लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हमको एक सॉलिड ब्लॉक के ऊपर अगर करनी पड़ती है तो हमको कराटे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि जो गैसेस होते हैं, गैसेस के अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो IMS होता है ना, जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, अगर कोई स्पेस, इंटरमॉलिकुलर स्पेस अगर ज़्यादा है किसी स्टेट ऑफ मैटर में, तो उसके अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, इन सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, सो गो एंड विजिट इट। ठीक है, तो IMS काफ़ी ज़्यादा होते हैं गैसेस में, और IMF उसकी वजह से काफ़ी कम होते हैं, यानी कि जो उनके पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उनमें स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उसके अंदर अपने हैंड को जो है ईजिली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, वो ना के बराबर होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है, वेरी लेस होता है। ठीक है, तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। हम लोग को अपना हाथ को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग को ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम लोग बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है वो इतना ज़्यादा कम होता है, वो ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से उनका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा होता है, इतना हाई होता है कि इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हम लोग नॉर्मल फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स हमारा ब्रेक नहीं होगा। इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग नहीं लगा सकते, वो एक कराटा एक्सपर्ट ही लगा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये जो 4 कंडीशंस हैं, उसके रीजंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. ठीक है,
यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में और डेंसिटी के बारे में, सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये डेंसिटी टर्म क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली तरीके से कि एक्चुअली में डेंसिटी क्या होता है हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। सो गो एंड चेक इट देयर। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विड्स होती हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द सॉलिड। ठीक है, बेसिकली डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास वो चीज़ का है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कोई एक ऐसा क्यूब है जिसकी वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है और इस बॉक्स का मास 4 केजी है। ठीक है, और एक ऐसा बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है और उसका मास अगर 8 केजी हो जाता है तो हमारा वॉल्यूम क्या है? हमारा वॉल्यूम दोनों का ही सेम है, लेकिन यहाँ पे मास डिफर कर रहा है, एक का मास कम है और एक का मास ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूले से देख सकते हैं कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर हमारा वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, तो डेंसिटी मास से हमारा इफेक्ट होगा। तो डेंसिटी क्या है? मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों ही बॉक्स का सेम है, तो जिसका मास अगर ज़्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है जनरली वो सॉलिड से कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम आइस को देखते हैं तो आइस तो एक हमारा सॉलिड स्टेट का होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट जब आइस होता है तो आइस वाटर पे फ्लोट कैसे करती है? ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या देखा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी गैस की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये डेंसिटी के तौर पे इसकी अरेंजमेंट्स होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैसेस की होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ डेंसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, गैस होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साफ साफ कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर आइस क्या है? आइस एक सॉलिड स्टेट में होता है, तो अगर आइस एक सॉलिड स्टेट है और वाटर के अगर ऊपर उसको रखा जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल सॉलिड ऑफ डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आइस क्या होना चाहिए था? आइस वाटर में सिंक कर जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि लिक्विड से ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की, और आइस क्या है? एक सॉलिड स्टेट में है, और वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, आइस क्या है? आइस सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और लिक्विड क्या है हमारा? वाटर क्या है हमारा? लिक्विड स्टेट में है। ये है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आइस की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि आइस वाटर के अंदर सिंक कर जाना चाहिए था, लेकिन जनरली क्या होता है कि आइस फ्लोट करता है वाटर पे। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है ना, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा वाटर होता है ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये होता है H2O। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल कंपाउंड्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम लोगों को पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग वाटर का ये फार्मूला देखते हैं, केमिकल फार्मूला होता है H2O। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है ना, वो वाटर के कुछ और हो जाते हैं, और जैसे ही ये सॉलिड बनते हैं, यानी कि जैसे ही ये आइस में कन्वर्ट होते हैं, इनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिकम्स चेंज, स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो आइस का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो चेंज होती है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, वो बनता है केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि इनके अंदर वैकेंट स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वैकेंट स्पेस इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, वैकेंट स्पेस क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से अब इनके मासेस में थोड़े से इफेक्ट पड़ जाते हैं। ठीक है, और यही रीज़न है कि आइस जो है वो फ्लोट करता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो एक्चुअल में वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द आइस।
ये केज लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर वैकेंट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यही रीज़न है कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो आइस की कम हो जाती है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है, वो सिंक नहीं करती है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ओके, यानी कि जो भी हमको फॉलोइंग टेम्परेचर्स दिए हुए हैं उसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेजरिंग स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, कि कौन कौन से मेजरिंग स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, मेजरिंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। मेजरिंग स्केल का मतलब है कि कौन कौन सी यूनिट में हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूनिट, डैट इज सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल होता है जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस के तौर पे इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट स्केल होता है जिसको हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं। ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज केल्विन। ठीक है, जिसको कि हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 यूनिट्स हैं वो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम लोग मेजरिंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 यूनिट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक इसकी ऐसा यूनिट भी होगी। ओके, तो यहाँ पे जो केल्विन है ये ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। तो यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पे कितने सारे मेजरिंग स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के। अब कैसे इस तरीके से ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन कौन से यूनिट है, तो हम बोल सकते हैं कि मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है। तो हम लोग उसके बीच में एक रिलेशन जानते हैं, डैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे जो मेजरिंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं हम लोग उस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके बीच में रिलेशंस देख लेते हैं। ठीक है, रिलेशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो होता है फ़ारेनहाइट का सेल्सियस से। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट रिलेशन होता है ये किसके किसके बीच में होता है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में होता है। नाउ सेकंड जो रिलेशन होता है हम लोग इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ये हमारा मेन रिलेशन नहीं होता है, ये जो रिलेशन है वो फर्स्ट रिलेशन से डिराइव्ड रिलेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है सेकंड रिलेशन वो फर्स्ट रिलेशन से ही डिराइव हुआ है। ठीक है, नाउ जो हमारा थर्ड रिलेशन होता है वो होता है केल्विन और सेल्सियस के बीच में, दैट इज केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। ठीक है, 0.16 हम लोग समटाइम नहीं भी ले सकते हैं, समटाइम ले भी सकते हैं। ठीक है, तो वो कहीं पे 16 मेंशन होता है, कहीं पे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या करना है, 300 केल्विन को हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ पे जो हमको रिलेशन चाहिए वो केल्विन का और सेल्सियस का चाहिए। ठीक है, यानी कि वी हैव टू यूज द थर्ड रिलेशन दैट इज केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हम लोग सिर्फ 273 को यूज़ करते हैं। नाउ अगर हमको डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है तो हमको क्या करना होगा, केल्विन में से 273 को माइनस करना होगा। ठीक है, तो अगर हम अपने ए को देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 300 केल्विन। ठीक है, तो अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, दैट इज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो यहाँ पे केल्विन कितना है, 300 केल्विन है। ठीक है, तो 300 केल्विन माइनस 273 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 27। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया कि डिग्री सेल्सियस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आएगा।
ठीक है। नाउ अब हम सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में हमारा केल्विन कितना दिया है, 573 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 573 केल्विन में से 273 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो कितने के इक्वल होगा, डैट इज़ 300, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा स्केल ऑफ टेम्परेचर आप लोगों ने समझ लिया होगा और किस तरीके से ये जितने भी स्केल्स होते हैं मेजरिंग करने के टेम्परेचर को, वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, आप लोगों ने वो भी समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि फिजिकल स्टेट क्या होगा वाटर का 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आने के बाद वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर यानी कि वाटर कब फ्रीज होने लगता है, जैसे कि आइस जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, जब वो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचता है तब, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यानी कि अगर उस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग फ्रिज में, अगर हम लोग को आइस अगर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी वाटर को अगर हमको बॉयल करना होता है तो हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर से उसको ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 जब 100 डिग्री सेल्सियस जब वो रीच करता है तब वो वाटर बॉयल होना शुरू होता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी को बर्नर पे बैठाते बैठाते तुरंत वो पानी बॉयल नहीं होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे वो टेम्परेचर गेन करता है, ठीक है। और जैसे ही वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस गेन कर लेता है देन आफ्टर वो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। नाउ अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वाटर का वो कौन सा फिजिकल स्टेट होगा जब वो टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस का होगा तब, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट टू बॉयल, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर टेम्परेचर उसको और ज़्यादा मिलते जा रहा है तो वो धीरे धीरे अब क्या होगा, वो वाटर वेपर बनाना शुरू करेगा, वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करते 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 करते, क्योंकि 100 और 250 में बहुत ज़्यादा का गैप है, ठीक है। तो यानी कि वो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उसको मिल चुका है कि अब वो कम्प्लीटली वेपर में चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो जो 250 डिग्री सेल्सियस का जो कंडीशन है, यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, वो वाटर वेपर के फॉर्म में बदल चुका होगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पे कोई लिक्विड नहीं होगा, वहाँ पे कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, सारे के सारे वो वाटर वेपर बन चुके होंगे एट 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि उस वक्त वो बॉयल होने के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू हो रहा है, यानी कि कुछ वाटर जो है वो वेपर बन रहे हैं और कुछ वाटर अभी भी प्रेजेंट है, यानी कि इस कंडीशन में जो वाटर होता है और जो वेपर होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, यानी कि वो ना ही कंप्लीटली वाटर वेपर बनता है और वो ना ही कंप्लीटली पूरा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में पहली बात कि वो स्टार्ट टू बॉयल होने शुरू हो जाते हैं, वो बॉयल होने शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वो ज़्यादा कम्प्लीटली ना वेपर होते हैं और ना ही वो टोटल कम्प्लीटली वो वाटर के फॉर्म में होते हैं। वो कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, वो दोनों ही स्टेट में होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम फिजिकल स्टेट के बारे में इनकी बात करें तो कुछ वो वेपर बन जाते हैं और कुछ वो पानी के फॉर्म में ही रहते हैं। फिजिकल स्टेट या एक पहला होता है हमारा वाटर वेपर, ठीक है, यानी कि गैसियस स्टेट, और दूसरा होता है वाटर के फॉर्म में ही रहते हैं, यानी कि वाटर वेपर इज़ द गैसियस स्टेट,
ठीक है, वो गैसियस स्टेट में भी होते हैं, और वाटर है तो वो लिक्विड स्टेट में भी है। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर होता है वो गैसियस भी होता है और लिक्विड भी होता है, लेकिन 250 डिग्री सेल्सियस पे वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो गैसियस स्टेट ही होते हैं, वहाँ पे कोई लिक्विड स्टेट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।